हेलो दोस्तों, ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है। कोई भी इसे चुराने का प्रयास ना करे वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ सकता है। सुनो, आप तो जानते हो घर के कितने ही काम होते हैं। ऊपर से बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। अब आप बोल रहे हो कि परसों आपके कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। अगर आप अपनी माँ को मेरी मदद करने के लिए कह देते हो तो, क्योंकि मैं बोलूंगी तो वो बिल्कुल नहीं करेंगी। प्रियंका अपने पति ललन से कहती है। ललन बोला, हाँ हाँ अभी बोल देता हूँ, क्यों नहीं कर सकती। अरे पूरे दिन तो बैठी रहती हैं। रुको मैं अभी बोलता हूँ। माँ, ओ माँ, माँ परसों मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना देना। हाँ, तुम्हारी बहू भी तुम्हारी मदद कर देगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी। ललन की माँ श्यामा जी खांसते हुए बोली, हाँ बेटा, मदद क्या, पूरा खाना ही बना दूंगी, पर कितने लोगों का बनाना है ये तो बता दो। इन बूढ़ी हड्डियों में पहले जैसी ताकत कहाँ रही। इतना कहकर श्यामा जी फिर खांसने लगी। ललन बोला, माँ पहले तो ये खांसना बंद करो। अगर किसी ने देख लिया कि आप खांसी करके खाना बना रही हैं तब तो कोई खाएगा भी नहीं। प्रियंका को मौका मिल गया। उसने कहा, कितने दिनों से इन्हें समझा रही हूँ कि अगर खांसी आती है तो मुंह पर कपड़ा रख लिया कीजिए, पर नहीं, ये मेरी एक नहीं सुनती हैं। मुझे तो लगता है कहीं बच्चे भी मेरे बीमार ना पड़ जाएं। हे भगवान, आप ये सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। इतना कहकर वो दुखी होने का नाटक करने लगी। बेचारी श्यामा देवी एक किनारे आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखती रही और बहू उन्हें खरी खोटी सुनाती रही। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोली, बेटा ललन, कितनी बार बोली हूँ, मुझे एक बार डॉक्टर से दिखा दो या फिर मुझे कुछ दवाई लाकर दे दो। अरे तुमसे नहीं हो पाता तो कुछ पैसे ही मेरे हाथ में दे दो, मैं खुद ही दवाई ले आऊंगी। ललन बोला, ठीक है माँ, प्रियंका आज आपको डॉक्टर को दिखा देगी। आप तो खुश। प्रियंका बोली, आपको क्या लगता है ये खांसी क्यों हो रही है। अरे ये सब इनके लालच की वजह से हो रही है। बुढ़ापे में भी इनका छिछोरापन खत्म नहीं होता। कोई ना टोके तो खट्टा मीठा जो मिलता है उठा कर खा लेती हैं। थोड़ा परहेज करे तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। पर मेरी इस घर में सुनता कौन है। ललन ने कहा, माँ आपकी बहू सही कह रही है, थोड़ा ध्यान रखा करो। पैसे कोई पेट पर नहीं लगते हैं। अगर परहेज से ठीक हो सकता है तो पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। और हाँ, 2 दिन बाद की तैयारी अच्छे से कर लेना। अगर माँ ठीक रही तो उनकी मदद ले लेना, वरना तुम ही परसों के डिनर का इंतजाम कर देना। इतना कहकर ललन वहां से चला गया। 2 दिन बाद ललन ने अपनी पत्नी को डिनर वाली बात याद दिलाई। वहीं श्यामा देवी खांस रही थी तो प्रियंका बोली, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको 1 हफ्ते पहले ही बताया था कि आज मेरी किटी पार्टी है। ठीक है, मैं आपके लिए वो भी कैंसिल कर दूंगी। आप निश्चित होकर ऑफिस जाइए। पति के जाते ही प्रियंका सास पर बरस पड़ी। बहुत चालाक हैं आप। जैसे ही देखी कि बेटा काम की बात कर रहा है तो खांसी करने लगी। अरे पूरा दिन तो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, कुछ तो काम कर लिया करो। बैठे बैठे रोटियां तोड़ने में जरा भी शर्म नहीं आती। इतना सुनाकर वो रसोई में चली गई। ऐसी अपमानजनक शब्दों को सुनकर श्यामा जी रोने लगी। उनकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस हालत में वो कुछ कह भी नहीं पाती, इसलिए वो चुपचाप रोते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रियंका रसोई में बोले जा रही थी, हाँ हाँ, मैं तो जैसे इनके बाप की नौकर हूँ, जो बनाऊंगी और ये बैठकर खाएंगी। गुस्से में जैसे तैसे प्रियंका ने डिनर बनाया और रात में सबको खिलाकर विदा किया। ढेरों बर्तन धोने के लिए रह गए जिसे उसने हाथ भी नहीं लगाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन श्यामा जी नहा धोकर मंदिर पूजा करने के लिए चली गई। जब वहां से लौटकर आ रही थी तो उन्होंने देखा कि बेटा बहू कहीं जा रहे थे। प्रियंका ने पति और बच्चों को गाड़ी में भेज दिया और श्यामा देवी को किनारे ले जाकर बोली,
रसोई में थोड़े से बर्तन हैं, उसे मांज कर रखिएगा। और हाँ, रात के खाने की तैयारी करके रखिएगा। कल तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पर आज अगर कुछ काम नहीं हुआ तो मैं आपको अच्छे से देख लूंगी। इतना कहकर वो भी चली गई। बेचारी श्यामा देवी, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बेटे बहू से पूछ सके कि वह कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और अंदर चली गई। जब रसोई में जाकर देखी तो बर्तनों का ढेर लगा था। कोई चारा नहीं था, उनको ये सारे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। आखिर बेटे बहू पर निर्भर हैं। धीरे धीरे श्यामा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी खांसी और बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर बेटा उन्हें एक दिन डॉक्टर के पास ले गया। इलाज के दौरान उसे पता चला कि श्यामा जी को टीबी की बीमारी हो गई है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होती है और इसका इलाज लंबा चलता है। उस वक्त ललन ने 1 महीने की दवाई लाकर माँ को दे दी और हिदायत दी कि बच्चों से दूर रहें। कुछ समय बाद जैसे जैसे दवाइयों का खर्चा बढ़ने लगा, ललन दवाई लाने में आनाकानी करने लगा। श्यामा जी सोचने लगी, अभी 6 साल पहले ही तो ललन की शादी धूमधाम से प्रियंका के साथ की थी। वैसे भी ललन जल्दी माँ की बात नहीं सुनता था। उन्होंने सोचा शादी के बाद बदल जाएगा, पर ये क्या, प्रियंका के आने के बाद तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। जो बेटा अपना था वो अब अपना ना रहा। बहू के आने के बाद श्यामा जी की स्थिति घर में एक पुराने सम्मान की तरह हो गई थी। अब प्रियंका की मर्जी से ही पूरा घर और ललन दोनों चलते थे। कई बार तो ललन अपनी पत्नी के सामने ही अपनी माँ का अपमान कर देता था, जिसके कारण पत्नी और सिर पर चढ़ गई थी। श्यामा जी ने कभी घर का काम नहीं किया था। उनके घर में काम वाली बाई आती, जो झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करके जाती थी। बहू के आने के 6 महीने बाद ही पैसों की बचत के कारण प्रियंका ने काम वाली बाई को निकाल दिया और सारा काम उनसे करवाने लगी थी। और बेटा भी कहता, माँ थोड़ा बहुत काम किया करो, हाथ पैर चलता रहेगा और फिर पैसे भी बच जाएंगे। घर का खर्चा अब प्रियंका देखती है, तो इसके अनुसार ही काम किया करो। देखते ही देखते रात हो गई। बेटा बहू सब लौट आए। श्यामा जी ने खाना टेबल पर रख दिया। जैसे ही पहला निवाला ललन ने मुंह में डाला, गुस्से में चिल्लाया, ये क्या खाना बना रखा है, ना मसाला है ना नमक है। अरे कमाता इसीलिए हूँ कि मेरे सामने जानवरों जैसा खाना रख दिया जाए। क्या आपको खाना बनाना भी नहीं आता? मनोज की इतनी तेज आवाज से मानो श्यामा जी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। वो चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर रोने लगी और उस दिन को याद करने लगी जब उनके माता पिता ने आगे पढ़ाने से ये कहकर मना कर दिया था कि हम तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकते हैं। तुम्हारे बाद भी तुम्हारी 2 बहनें और हैं। और उनके पिता ने उनसे 10 साल ज्यादा उम्र के व्यक्ति से उनकी शादी करवा दी। घर पर जेठ जेठानी का अधिकार चलता था। पति ज्यादा कुछ कमाते नहीं थे, जिसके कारण उन्हें हर किसी का सुनना पड़ता था। समय बीता। कुछ साल बाद मनोज का जन्म हुआ। श्यामा जी ने सोचा अब उनकी हालत ठीक होगी, परंतु नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, उनके पति की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो आया जब वो भी इस दुनिया से चले गए। पति के जाने के बाद एक एक पैसे के लिए श्यामा जी हर वक्त जेठ और जेठानी के सामने हाथ फैलाती थी। जब एक दिन बेटा दूध के लिए रो रहा था और जेठानी ने दूध देने से मना किया, उस दिन श्यामा जी ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा तो उनके जेठ जेठानी ने धक्का मारकर बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। किस्मत की मारी श्यामा जी भटकते भटकते एक स्कूल के गेट के बाहर भीख मांगने लगी। तभी वहां एक महिला आई और बोली, भीख मांगने से अच्छा है कुछ काम कर लो। श्यामा बोली, अगर कोई काम दे दे तो मैं काम भी करूंगी, बस मेरे बेटे को पेट भर खाना मिल जाए। उन्होंने स्कूल में रसोइये का काम उन्हें दे दिया और बगल में तो एक क्वार्टर दे दिया। अब श्यामा जी बेटे को लेकर वहीं रहने लगी
और उसी स्कूल में बेटे को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे समय बदलने लगा। बेटा स्कूल की पढ़ाई खत्म किया और कॉलेज जाने लगा। कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में उसके परिवार और उसके पिता की छवि दिखती थी। तभी तो वो अपनी माँ का अपमान कर जाता था। श्यामा जी सोचती थी वक्त रहते बदल जाएगा। खून तो पिता का है परंतु परवरिश तो माँ की है। शायद इसमें कुछ बदलाव आए। देखते ही देखते बेटे की शादी हुई, बहू आई और बेटा अपने घर में माँ को साथ लेकर रहने लगा। पर कभी भी माँ को वो इज्जत नहीं दे पाया। सही कहा है किसी ने, जब पति से सुख नहीं मिला तो बेटे से कैसे उम्मीद की जा सकती है। ललन उन्हें साथ तो रखता था, 2 वक्त की रोटी भी देता था, परंतु 2 मीठे बोल कभी बोल नहीं पाया, जिसके कारण उसकी पत्नी भी आए दिन श्यामा जी का अपमान कर देती थी। अब तो उस घर में एक नौकरानी जैसी उनकी स्थिति हो गई। जैसे समय बीत रहा था, श्यामा जी की तबीयत खराब होती जा रही थी। एक दिन श्यामा जी बर्तन धो रही थी। धोते धोते उन्हें इतनी खांसी आई कि उन्होंने जैसे तैसे बर्तन धोया और जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई। प्रियंका बोली, बस बिस्तर ही तोड़ना है और दवाई में पैसे खर्च करना। पैसे तो जैसे पेट पर लगते हैं, ना जाने ये बोझ कब तक मुझे ढोना पड़ेगा। एक दिन प्रियंका ललन से बोली, आपको पता है मेरे भाई की नौकरी इसी शहर में लग गई है। वो अच्छा खासा कमाता है। अगर उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए तो हमारी बची खुची परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ललन बोला, सही कह रही हो, तो बुला लो उन्हें। प्रियंका मुंह बनाते हुए बोली, बुला तो लूं, पर आपकी माँ का क्या? मैं तो कहती हूँ उनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, वहाँ उनका मुफ्त में इलाज भी हो जाएगा और उन्हें अपने जैसे लोग भी मिल जाएंगे। अगर कल को उनकी बीमारी हमारे बच्चों या आपको हो जाए तो कभी सोचा है आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ललन एक पल को सोचने लगा तो प्रियंका झट से बोली, हमने जितना करना था हमने कर दिया। आप ये भी तो देखिए, अब वह कुछ काम करने लायक नहीं है तो अपने साथ रखने का क्या फायदा है? उनकी दवाइयों का खर्चा दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। अरे इतने पैसे में तो मैं एक काम वाली रख लूंगी जो घर का सारा काम कर देगी। जितना आपने अपनी माँ के लिए किया इतना कोई बेटा नहीं करता है। बिना मतलब के एक रूम इंगेज करके रखी है। आप इमोशनल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचिए। मेरे मायके वाले क्या बोलेंगे कि मैं अपने भाई को रहने के लिए एक कमरा नहीं दे सकती। कल को अगर जरूरत पड़ी तो सोचा है कि आपकी मदद करने के लिए कौन आएगा? है कोई आपका रिश्तेदार? ललन बोला, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे मायके के अलावा और मेरा कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। मैं माँ को कह देता हूँ अपना सामान बांध ले, कल ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। बाहर बरामदे में बैठी श्यामा जी बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी और सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं पर क्यों जाऊं? पति का घर मेरा नहीं था, अब क्या बेटे का घर भी मेरा नहीं है? जिस बेटे के लिए इतना कुछ सही, भीख मांगी, लोगों के बर्तन धोए, आज उस बेटे की कमाई पर माँ का कोई अधिकार नहीं। कल की आई हुई लड़की मुझे मेरे बेटे के घर से निकाल देगी। आखिर क्यों? पिता के ना रहते हुए भी मैंने उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। खुद नंगे पैर चलती थी पर उसके पैरों में कभी चप्पल और जूते की कमी नहीं होने दी। वही मुझे वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। क्या मेरी त्याग और तपस्या का मुझे यही परिणाम मिला? इतना सोचते हुए श्यामा जी फूट फूट कर रोने लगी। सच कहा किसी ने, बेटा अगर लायक हो तो मजाल है किसी बहू का कि वो उसकी माँ के बारे में अब शब्द कह सके। जैसे तैसे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सब अपनी नींद में खो गए थे, पर श्यामा जी की आंखों से नींद उड़ गई थी। उनके आंखों से तो मानो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थी। ईश्वर से शिकायत करने लगी कि इतने बड़े घर में मेरे लिए एक कोना भी नहीं है। आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, इस घर में रह रहा है, किसकी बदौलत? अगर मैं भी उसे उसके पिता की तरह छोड़ देती तो क्या आज वो इस छत के नीचे रह पाता?
इतना सोचते सोचते उनको बहुत खांसी होने लगी। बेचारी पानी के लिए भी किसको कहती, उस घर में तो कोई उनका अपना था ही नहीं। सोचते सोचते श्यामा जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन प्रियंका ललन से बोली, तुम्हारी माँ लगता है घोड़े बेचकर सो रही है। जैसे ही कमरे से निकले उनका सामान समेटकर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देना। घंटे 2 घंटे दोनों पति पत्नी इंतजार करते रहे। फिर दोनों कमरे में जाकर देखने गए तो ये क्या, श्यामा जी तो कमरे में नहीं थी। उनका एक भी सामान उस कमरे में नहीं था। ललन बोला, माँ बिना बताए कहाँ जा सकती हैं और सामान भी लेकर गई हैं। प्रियंका हंसकर बोली, चलो अच्छा है बला टली, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, खुद ब खुद चली गई। तभी ललन की नज़र श्यामा जी की चिट्ठी पर पड़ी। बेटा ललन, जीते रहो। तुम दोनों मेरे बारे में क्या सोचते हो ये जानकर भी तुम्हारे लिए मेरे मन से दुआ ही निकलती है। क्या करूं, पूत को पूत हो सकता है, माँ को माता नहीं हो सकती। मैं तो तुम्हारे भरोसे जीवन जिए जा रही थी। मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ था ही नहीं। कभी मैंने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। पर तुम मुझसे कब दूर हो गए मुझे पता भी नहीं चला। बेटा, तुम्हारे पिता या परिवार से मुझे कोई सुख नहीं मिला। मुझे कभी शिकायत नहीं हुई। तुम आए तो मैंने हर खुशी तुम में ढूंढने की कोशिश की थी। तुम पर कभी धूप की छाया भी नहीं पड़ने दी। बस तुम्हारे भविष्य की चिंता में लगी रही। पर तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोचते हो ये कल रात मैंने तुम्हारे और बहू के मुंह से सुन लिया। दूसरों के फैसलों पर बहुत जीती रही। अब मैं अपने लिए खुद फैसले लूंगी। मैं कोई निजी वस्तु नहीं कि जब जी चाहा किसी ने मेरा इस्तेमाल किया और जब जी चाहा फेंक दिया। आज तक मैंने बस तुम्हें दिया ही है, लिया नहीं। चलो एक बार फिर तुम्हें देती हूँ और तुम्हारे सर से अपना बोझ कम कर देती हूँ। तुम्हारी अभागी माँ श्यामा। जैसे ही ललन उदास होने ही वाला था, प्रियंका बोली, अब छोड़ो ना बला टली, देखो मेरा भाई आ गया। इतना कहते ही ललन ने माँ की चिट्ठी किनारे फेंक दी और सबके साथ हंसी मजाक में लग गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इधर श्यामा जी जो कि बस 3 बहनें ही थी, कोई भाई ना होने के कारण मायके का घर वीरान पड़ा था, तो वो वहाँ चली गई। अपनी बहनों को अपने वहाँ होने की सूचना दी। उन्होंने अपने लिए वहीं रहने की व्यवस्था कर ली थी। कुछ रोज पहले ही उन्होंने विधवा पेंशन के लिए आवेदन दिया था, जिसकी मंजूरी हो गई और उन्हें विधवा पेंशन मिल भी गई। तो उन्होंने सबसे पहले अपने लिए दवाई ली और उस घर में चैन की सांस लेने लगी। कुछ वक्त बाद उनकी दोनों बहनें उनसे मिलने आई, जो कि अच्छे परिवार में गई थी। तो उन्होंने अपनी सहमति से पिता का घर और जमीन श्यामा जी के नाम कर दिया, क्योंकि ना तो उन्हें बेटे का सुख मिला और ना ही पति का। श्यामा जी को अब घर और जमीन दोनों मिल गया। पिता के साथ काफी समय रहने के कारण उन्हें खेती की जानकारी थी। उन्होंने मजदूरों को लगाया और खेती करवानी शुरू की और खूब आमदनी होने लगी। दोनों बहनें बीच बीच में श्यामा जी से मिलने आती थी। अब अच्छी खासी कमाई होने लगी, तो श्यामा जी आए दिन अपने दोनों बहनों के घर उपहार भेजती और उनके परिवार पर पैसे खर्च करती थी। जहाँ तक कि उन्होंने समाज सेवा में पैसे लगाने शुरू किए। एक विधवा औरत का दर्द क्या होता है ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है। अब उनकी समाज सेवा की चर्चा गांव-गांव से शहर तक पहुंच गई। समाज सेवा संस्थाएं उनके साथ जुड़ने लगी। अब तो उनके नाम के चर्चे और पोस्टर जगह जगह पर लगे रहते थे। उन्हें भी अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। श्यामा जी ने गांव में एक निःशुल्क विद्यालय खोला, जहां लड़कियों को शिक्षा मिलती थी और शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें काम सिखाया जाता था। वो नहीं चाहती थी कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। उनकी पुरानी इच्छा, जो उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, उसे भी उन्होंने पूरा किया। उनका काम और नाम दोनों फैलने लगा। एक बार किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए उन्हें शहर बुलाया गया। इधर पेपर में जब ललन और प्रियंका ने उनकी तस्वीर देखी तो वो अचंभित रह गए। ललन बोला, माँ तो पैसों के साथ खेल रही है, आखिर उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? प्रियंका बोली, अरे कहीं से भी आए हों,
पर उनके सारे पैसों पर अधिकार तो हमारा ही है। आखिर हम उनके इकलौते बेटे बहू हैं। चलो चलते हैं, ज्यादा क्या करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, मांग लेंगे। इतना कहकर दोनों श्यामा जी से मिलने चले गए। नौकरों ने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बड़ी माँ किसी आयोजन के लिए बाहर गई हैं, आती ही होंगी। दोनों उस घर और खेत को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तभी पीछे से गाड़ी की आवाज आई तो पलट कर देखा कि सफेद सिल्क की साड़ी पहने श्यामा जी गाड़ी से नीचे उतरी, जिनके चेहरे पर अब किसी बेचारी बूढ़ी माँ जैसी नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर नारी का स्वाभिमान झलक रहा था। बेटे को देखकर माँ का दिल तो रोना चाहा, परंतु एक स्त्री के मन ने उसे दृढ़ बनाया और वो बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर तुम दोनों को अंदर किसने आने दिया? प्रियंका झट से हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। माँ जी, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है, चलिए अपने घर चलते हैं। आप यहाँ अकेली क्यों रहेंगी? उसने ललन को इशारा किया। ललन ने कहा, हाँ माँ, क्या जरूरत है इतनी धूप में काम करने की? अरे यहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करें। इतना कहकर जैसे ही ललन ने माँ को हाथ लगाया, श्यामा जी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और पीछे धक्का देते हुए बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी एक ना एक दिन तुम्हारी लालच तुम्हें यहाँ तक ले आएगी। अरे जो इंसान अपनी माँ की इज्जत ना कर सका, उसे बेसहारा करने के लिए वृद्धाश्रम छोड़ने को तैयार हो गया, वो इन असहाय लड़कियों और वृद्ध माताओं के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। अरे तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि कभी किसी अपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने भी दगा दे जाते हैं। प्रियंका ने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगी तो श्यामा जी ने जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुम औरत के नाम पर कलंक हो। एक औरत होकर तुमने अपनी माँ जैसी सास के साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे तुम लोगों का सहारा नहीं चाहिए। और याद रखो, मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों को मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। जिस बेटे के लिए आज तक मैं सहती रही, जो वो मेरा अपना नहीं हुआ, तो तुम मेरी कौन हो? अब तो यही लोग मेरे अपने हैं। और हाँ, मन में कोई गलत फैमिली मत रखना कि इस संपत्ति से तुम्हें 1 रुपया भी मिलेगा। कभी नहीं। मेरे मरने के बाद भी ये सारी संपत्ति वृद्धाश्रम और अनाथ बच्चों के लिए ही रहेगा। इतना कहकर श्यामा जी ने अपने नौकर से कहा, रामू, ये ऐसे मेहमान हैं जो जोंक की तरह चिपक जाते हैं और मरने के बाद ही अलग होते हैं। ऐसे मेहमानों को दोबारा हमारे दरवाजे पर भी मैं देखना नहीं चाहती। इनके जाने के बाद गंगा जल से इस जगह को शुद्ध करना। इतना कहते हुए श्यामा जी अंदर चली गई और दोनों जाती हुई श्यामा जी को टकटकी लगाए देखते रह गए कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। तो दोस्तों, आपको श्यामा जी का फैसला कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।